मंच पर विराजमान आज की सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सभा कक्ष में विराजमान सभी मनीषीगण और विद्यार्थीगण, मेरे लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है कि मैं एक ऐसी भूमि पर खड़ा हूँ जो भगवान गणपति के प्रभामंडल से आच्छादित है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यभूमि है। इसके एक तरफ भगवान महाकाल हैं तो दूसरी तरफ भगवान ओंकारेश्वर हैं। ऐसी भूमि पर खड़े होने का सौभाग्य कई जन्मों के जब पुण्य प्रताप फलित होते हैं तभी प्राप्त होता है, ऐसी मेरी मान्यता है। ये मेरा दूसरा सौभाग्य है कि आप लोगों से आज ये बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वाग्देवी विचार मंच प्रज्ञा प्रवाह इस इंदौर विभाग और इसके मालवा प्रांत के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं विशेष रूप से समीक्षा जी का आभारी हूँ कि जिनके माध्यम से आज हम लोग कुछ बात कर पा रहे हैं। मित्रों, हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ या तो विचारहीनता की स्थिति है, या वैचारिक उन्माद की स्थिति है, या वैचारिक अवसरवादिता की स्थिति है। इन तीनों अतियों के बीच में आप लोगों ने एक किताब को पढ़ने का साहस किया और धैर्यपूर्वक आप लोगों ने उस किताब को पढ़ा, ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा आजकल बहुत कम देखने में आ रहा है कि पढ़ने लिखने में और गंभीर चीज़ों को पढ़ने लिखने में लोगों की रुचि हो। जो इस पुस्तक का विषय है या जो इसका टाइटल है स्व हिंदू भारत, ये वस्तुतः समानार्थी शब्द हैं। इनको कोई अलग अलग दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। और इस पुस्तक को लिखने की जो कथा है वो भी बड़ी निराली है। जब G20 सम्मेलन भारतवर्ष में चल रहा था तो जो विदेशों से प्रतिनिधि आए थे उनको भारत के बारे में परिचित करने के लिए एक लेख लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया गया। उस लेख को मैंने हिंदी में लिखा, उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद भी मेरे द्वारा ही कराया गया। उसी क्रम में प्रज्ञा प्रवाह की तरफ से प्रस्ताव आया कि इस विषय पर एक थोड़ा विस्तृत लेख सामने आना चाहिए। तो केवल उसी लेख का यह विस्तार था और ये लेख इतना बड़ा हो गया, लगभग पौने 200 पेज का, कि उसको प्रज्ञा प्रवाह ने किताब का रूप दे दिया। आप इस पुस्तक को देखे होंगे, इसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, ये केवल एक लंबे लेख की तरह से है। और मुझे केवल एक सप्ताह पहले बताया गया कि इस लेख को हम लोग पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने जा रहे हैं, लिहाजा हम इसको कोई पुस्तक की शक्ल भी नहीं दे पाए। अब वो जैसे भी है वो आपके सामने है। ये जरूर कोशिश की गई थी कि उस लेख में एक वैचारिक तारतम्य हो और उसके अलग अलग सेक्शंस के बीच में, उसके अलग अलग अंगों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे। अब आप लोगों ने उसको कैसे लिया है उसका मूल्यांकन तो आप ही लोग कर सकते हैं। जब हम भारत की, हिंदू की या स्व की बात करते हैं तो एक आधारभूत प्रतिज्ञा हमको लेनी पड़ेगी, और वो प्रतिज्ञा ये है कि द इंडिया या द भारत जैसा कुछ है। जब तक हम ये नहीं मानते कि भारत जैसा कुछ है और वो जो भारत जैसा कुछ है वही हमारा स्व है और वस्तुतः हिंदुत्व के माध्यम से वही मूलतः प्रतिध्वनित होता है, तब तक इस विषय को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये मूल अकादमिक प्रतिज्ञा हमको लेनी पड़ेगी कि द इंडिया या द भारत जैसा कुछ है, और उसके लक्षणों की पहचान के आधार पर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सामान्यतः ये कह दिया जाता है कि जो हिंदू धर्म है या भारतीयता है वो एक वे ऑफ लाइफ है, और बहुत दिन से इस बात को दोहराया जाता रहा है। कोई भी धर्म अपने अनुयायियों के लिए एक वे ऑफ लाइफ ही होता है। कोई भी परंपरा अपने अनुयायियों के लिए एक वे ऑफ लाइफ होती है, और किसी भी वे ऑफ लाइफ के पीछे एक व्यू ऑफ लाइफ भी होता है। तो ये जो भारत का प्रश्न या हिंदुत्व का प्रश्न या स्व का प्रश्न है, ये अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ भी है और एक व्यू ऑफ लाइफ भी है। लेकिन जब तक आप उसके व्यू ऑफ लाइफ को ठीक से नहीं समझते, आप उसके वे ऑफ लाइफ को भी ठीक से नहीं समझ सकते। दुर्भाग्य से किन्हीं राजनीतिक कारणों से या पॉलिटिकली करेक्ट होने के कारण हम लोग इस व्यू ऑफ लाइफ के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को पहचानने से, उनको इंगित करने से और उनकी व्याख्या करने से बचने की कोशिश करते रहे हैं। इसलिए ये अपने आप में एक साहसपूर्ण कार्य भी है कि जिसे हम लोग हिंदू स्व या भारत कह रहे हैं उसके अभिलक्षणों को हम चिन्हित करें और उनकी यथा सामर्थ्य व्याख्या करने की कोशिश करें। इधर बहुत सारे शब्द चल रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा,
शिक्षा की भारतीय दृष्टि, शोध की भारतीय दृष्टि, स्वराज का प्रश्न, स्वराष्ट्र का प्रश्न, राष्ट्रबोध का प्रश्न, भारत बोध का प्रश्न, आत्मबोध का प्रश्न, इतिहास बोध का प्रश्न, काल बोध का प्रश्न। और ऐसा आप लोगों को भी लगता होगा कि ये प्रश्न कहीं गहरे दबे हुए थे और कुछ अनुकूल राजनीतिक परिवेश पाकर के ये कुछ सतह पर आ गए हैं और इसलिए इनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। बहुत स्थानों पर जो विद्या प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठित लोग हैं वो इन विषयों को केंद्र में रख करके बहुत सारे अकादमिक आयोजन भी करा रहे हैं। उनके पीछे एक हिडन एजेंडा भी होता है, आप लोग समझ रहे हैं। उनकी जो कुछ अतिरिक्त महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उन अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी वो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। किसी को वाइस चांसलर बनना होता है, किसी को डायरेक्टर बनना होता है, किसी को चेयरमैन बनना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हवा में चलती रहती हैं। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसको हमें किसी पॉलिटिकल एजेंडा की तरह से नहीं लेना चाहिए। और कई बार ऐसा लगता है कि इस विषय का प्रतिपादन करने या समझने में हम लोग बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाने के पहले ये समस्या हल हो जाए। तो ये ऐसा भी विषय नहीं है जिसको आप हड़बड़ी में हल कर लें। ये जितने हमने आपको नाम गिनाए, ये सारे नाम समानार्थी हैं। आप इनमें से किसी भी विषय पर अगर आप बात करना चाहें तो आपको वही बात करनी पड़ेगी जो बात हम लोग आगे करेंगे। वो कोई भी प्रश्न हो, कोई भी विषय आप इसमें से रख लें। ध्यान देने की ये बात है कि ये सारे विषय हम लोगों के लिए शाश्वत उपादेयता के प्रश्न हैं, शाश्वत महत्ता के प्रश्न हैं, पेरेनियल सिग्निफिकेंस के सवाल हैं। इसलिए इनको किसी हिडन एजेंडा की तरह से तो नहीं लेना चाहिए, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के तौर पर भी नहीं लेना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आपके लिए कंजेनियल हो, आपके लिए सपोर्टिव हो, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक विचार से ऊपर के प्रश्न हैं, ये हमारे लिए चिरकालिक या सनातन महत्व के प्रश्न हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इधर आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा को एक विषय के रूप में स्थापित करने की चेष्टा विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हो रही है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी इसके लिए एक अलग से सेंटर बना दिया है और वो सेंटर इस बात को प्रमोट कर रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर अलग अलग विभाग अलग अलग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएं। मित्रों, इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई विषय नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा, आजकल की भाषा में बात करें तो एक ऑपरेशनल सिस्टम है और उसके तहत आपको समूचे भारतीय वांग्मय को और समूचे भारतीय वांग्मय के पीछे जो विद्यमान विचार दृष्टि है उसकी आपको सम्यक मीमांसा करनी है या उसके प्रति आपको एक समझ पैदा करनी है। तो इसको एक किसी छोटे से सब्जेक्ट या छोटे से डिपार्टमेंट के घेरे में रखने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी विषय भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं, जो विषय हमारे विद्या विमर्श को आच्छादित किए हुए हैं, उन सभी की विचार दृष्टि क्या हो उसको उद्भासित करने वाला ये प्रश्न है। इसको इसलिए किसी सब्जेक्ट या किसी डिपार्टमेंट के घेरे में बांधने की कोशिश न की जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसे दर्शन शास्त्र की भाषा में ज्ञान मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और सत्ता मीमांसा कहा जाता है, उस पूरी ज्ञान मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और सत्ता मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी, इन तीनों को यदि आप समाहित रूप में अगर आप रखें तो उसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह सकते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से आपको दर्शन शास्त्र के या दार्शनिक दृष्टि से सत्ता को देखने की जो तीनों दृष्टियां हैं, उन तीनों दृष्टियों पर विचार करना चाहिए। इसलिए अपने आप में एक व्यापक विमर्श का विषय है। अब जो आज का हमारा विषय है कि भारतीयता के क्या लक्षण हैं या भारतीयता की क्या समझ है और उस समझ का सातत्य या उसकी कंटिन्यूटी कैसे है और उसमें कोई अवरोध या उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी कैसे आती है और उस डिसकंटिन्यूटी से बाहर निकलने का उपाय क्या है, इस पर हम लोग बहुत ही संक्षेप में और सूत्रवत विचार करेंगे। ये विषय बहुत बड़ा है और अगर इसको बिल्कुल संक्षेप में भी अगर रखा जाए तो कम से कम 3-3.5 घंटे की आवश्यकता होती है। अब इसको 1 घंटे या 45 मिनट की किसी व्याख्यान में रख पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य यह है कि मेरे पहले जो 2 वक्ता आए उन लोगों ने इस विषय की पृष्ठभूमि को ठीक से आपके सामने रख दिया और आप लोग भी सभी प्रबुद्ध लोग हैं। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर सूत्रवत अपनी बात को रख दिया जाए तो भी आप लोग उसकी जो अंतर्निहित मीनिंग है उसको आप लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। सबसे पहली बात यह है, अगर आप भारतीयता की चर्चा करें कि भारतीयता की समझ कहाँ से बनती है, तो आचार्यों ने कहा है कि दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में आपसी साहचर्य के कारण बहुत सारी समानताएं होती हैं। हमारे कृषि कर्म में, हमारे व्यापार वाणिज्य में, हमारे दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं में, हमारे खान पान रहन सहन में भी, हमारे रीति रिवाजों में भी अलग अलग सभ्यताओं के संपर्क के कारण, विशेष रूप से आजकल जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के साधन बहुत तीव्रगामी हो गए हैं, उनका विस्तार बहुत हो गया है,
तो आपको सभ्यताओं के ऊपरी आचार व्यवहार में बहुत सारी समानताएं नजर आएंगी, लेकिन किसी भी सभ्यता का जो वैशिष्ट्य है वो उसके केंद्र में या उसके कोर में निहित होता है। और इस दृष्टि से यदि आप विचार करें तो जो भारतीय परंपरा है उसका जो कोर है या जो केंद्र है वो एक जिज्ञासा मूलक प्रश्न से आरंभ होता है। सौभाग्य से उस प्रश्न की चर्चा अभी पहले की गई किताब की विषय वस्तु की चर्चा करने के दौरान भारतीय परंपरा की मूल विशेषता यह है कि वो एक जिज्ञासा मूलक सभ्यता है, वो एक इंक्वायरी बेस्ड सिविलाइजेशन है। और उस सभ्यता के मूल में जो अहम प्रश्न है वो प्रश्न है को अहम, हु एम आई, जिसे आप लोग आत्मबोध का या आत्म साक्षात्कार का प्रश्न कहते हैं। ये जो को अहम का प्रश्न है या ये जो सेल्फ इंक्वायरी का सवाल है, ये हमारे भारतीयों के सभी कार्य व्यापार में एक अवान्तर कथा की तरह से, जिसे आप लोग फिल्मों में बैकग्राउंड स्टोरी कहते हैं, उस तरीके से आच्छादित किया रहता है। हमारे कोई भी काम हो, हमारे कोई भी महापुरुष हों, उनका हम मूल्यांकन वस्तुतः अपनी इसी मान्यता के आधार पर करते हैं कि हमारे उस आत्मबोध की जिज्ञासा को परिपुष्ट करने में हमारे इस कार्य का या हमारे इस तथाकथित महापुरुष का क्या योगदान है। ये वो मूल प्रश्न है। इस आत्मबोध के प्रश्न को व्यवस्थित रूप देने के लिए भारत में एक बहुत ही विशद और बहुत ही गुह्य तत्वशास्त्र मेटाफिजिक्स की व्यवस्था, ये दूसरी बात है। उसी मेटाफिजिक्स के आधार पर भारतवर्ष में, जिसे आप लोग ऋत का प्रश्न कहते हैं, ऑर्डर जिसको कहते हैं, सेलेस्टियल ऑर्डर, उस ऑर्डर का प्रश्न या ऋत का प्रश्न है। उसी ऋत के आधार पर आगे चल करके धर्म का प्रश्न प्रतिपादित होता है, धर्म की व्याख्या के लिए दर्शन आता है। और भारतवर्ष में आप देखेंगे कि जिसे आजकल कंप्यूटर साइंस की अगर आप भाषा का इस्तेमाल करें तो धर्म का ही सॉफ्टवेयर संस्कृति माना गया है और धर्म का ही हार्डवेयर हमारे यहाँ सभ्यता माना गया है। तो भारतवर्ष में ध्यान रखिए कि जो हमारा मौलिक प्रश्न है, जो हमारी सभ्यता का वैशिष्ट्य है, वो हमारा तत्वशास्त्र, हमारी मेटाफिजिक्स, हमारा रीत यानी ऑर्डर का सवाल, हमारा दर्शन यानी हमारा वर्ल्ड व्यू, और उसके साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, इन तीनों के बीच में एक अन्योन्याश्रित संबंध है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। ये एक पहली बात है। इस पूरे प्रसंग को हमारे यहाँ जो वांग्मय परंपरा है, उस वांग्मय परंपरा के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। और उस वांग्मय परंपरा में आप जानते हैं हमारा वैदिक वांग्मय है। वैसे तो हमारा समूचा वैदिक वांग्मय है। आचार्यों का ये कहना है कि भाई ऋग्वेद से लेकर के और हनुमान चालीसा तक सब कुछ वैदिक वांग्मय है। उसमें हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, हमारे आरण्यक हैं, हमारे उपनिषद हैं। और इस पूरे वैदिक वांग्मय को अलग अलग दृष्टियों से कैसे देखा जाए, इसके लिए हमारे यहाँ षड्दर्शन है, न्याय, सांख्य, वेदांत, मीमांसा इत्यादि। और इनका ठीक प्रकार से अर्थ कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ षडांग या षड विद्याएँ हैं, जिसे आप लोग निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा इत्यादि कहते हैं। ये समूचा वांग्मय हमको ग्राह्य हो सके, हम इसके लिए सुपात्र हो सकें, इसके लिए हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हमारे यहाँ स्मृतियाँ कहा जाता है या नीति ग्रंथ कहा जाता है। और ये सारा वैदिक वांग्मय आम जन को भी सुलभ हो, इसके लिए हमारे यहाँ पुराणों की व्यवस्था है। ये पुराणों की व्यवस्था आगे चल करके आपको रामायण और महाभारत के माध्यम से या कालिदास इत्यादि के माध्यम से प्राप्त होती है। और ये जो सारा वांग्मय है, ये सारा वांग्मय आप देखेंगे अनवरत काल से लेकर के आज तक भारतीय ज्ञान परंपरा में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है। आगे चल करके आप मैयट को, कैयट को देखेंगे, आप भारवी को, भर्तृहरि को, भवभूति को देखेंगे, आप आगे चल करके अभिनव गुप्त और आनंदवर्धन को देखेंगे, आप नाट्यशास्त्र को देखेंगे, भरत मुनि के, आप चरक को देखेंगे, आप कौटिल्य को देखेंगे, आप विदुर को देखेंगे, या 20वीं शताब्दी की जो काशी की विद्वत परंपरा है, उसमें चाहे आचार्य बलदेव उपाध्याय हों, स्वामी करपात्री जी महाराज हों, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी हों, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो इस पूरी परंपरा के आज तक वाहक बने हुए हैं। ये हमारी एक वांग्मय परंपरा हो गई। अब प्रश्न अगला ये है कि इस पूरी वांग्मय परंपरा और इस पूरे उद्देश्य को धारित करने के लिए एक विशिष्ट लक्षणों से युक्त समाज हमारे पास है। भारत का समाज कोई क्राउड नहीं है, या कोई पीपुल भी नहीं है। भारतवर्ष का समाज कुछ विशेष लक्षणों से युक्त एक संरचना है। वो हमारा अधिष्ठान है। उसमें त्रिगुण का सिद्धांत, उसमें चातुर्वर्ण का सिद्धांत, उसमें चतुशाश्रम का सिद्धांत, जिसमें 2 आरंभिक आश्रम आपके जो है वो प्रवृत्ति प्रधान आश्रम है और 2 बाद के आश्रम आपके निवृत्ति प्रधान आश्रम माने जाते हैं। उसमें चतुष्पुरुषार्थ, धर्म के आलोक में अर्थ और काम और तब वो मोक्षकामी होना, और 3 ऋणों का सिद्धांत, ऋणत्रय का सिद्धांत। ये समूची सृष्टि जिससे हमें प्राप्त किया गया है, जो हमें प्राप्त है, इस समूची सृष्टि की जो अलग अलग विभूतियां हैं, उनके जो अनुशासक देवता हैं, उनके प्रति हमारा क्या दाय है। ये जो हमारी अक्षय ज्ञान परंपरा हमको ऋषियों से प्राप्त हुई है, उसके संवर्धन, संरक्षण, उसके संपोषण और उसके संप्रेषण के लिए हमारा क्या दायित्व है, वो हमारा ऋषिण है।
और ये जो हमारी कुल परंपरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आघात इस समय भारतवर्ष में इसकी कुल परंपरा पर हो रहा है। इस कुल परंपरा के प्रति भी जो हमारा दाय है वो वस्तुतः हमारा पितृऋण है। तो इस तरीके से गुण का सिद्धांत, वर्ण का सिद्धांत, आश्रम का सिद्धांत, पुरुषार्थ का सिद्धांत, ऋण त्रय का सिद्धांत, ये हमारी इस जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था के लक्षण है। ये अधिष्ठान हो गया। और इस पूरे अधिष्ठान को संपोषित करने के लिए, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए भारतवर्ष में कला और कौशल से युक्त एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारतवर्ष में किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था मान्य नहीं है। ये लुभाने वाली व्यवस्था, ललचाने वाली व्यवस्था, डराने वाली व्यवस्था, जिसमें आप हमेशा परेशान रहें कि हमारा पैसा डूब न जाए, है ना, 2 खरीदने पर आपको 4 फ्री मिलेगा, इस तरीके की लुभाने ललचाने वाली व्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे मान्य नहीं है। विशिष्ट कला और कौशल से युक्त व्यवस्था। और कला और कौशल को भारतवर्ष में त्रिउपलब्धिकारिणी माना गया है। जब आप कला और कौशल की साधना करते हैं तो वस्तुतः आपका सेल्फ अपलिफ्टमेंट भी होता है, आपका आत्मोन्नयन भी होता है, आपका सेल्फ फुलफिलमेंट भी होता है, आपका आत्म परिपूर्णता भी होती आपके अंदर आती है, और आपका सेल्फ रिफाइनमेंट भी होता है, आपका आत्म परिष्कार भी होता है। तो आत्मपूर्णता, आत्मोन्नयन और आत्म परिष्कार ये तीनों वस्तुतः कला के साधन माने गए हैं। और इसीलिए ऐसे उद्योग या ऐसे महायंत्र जो मनुष्य की कला कौशल युक्त आजीविका का हरण करते हों, उसकी संवेदनशीलता का, उसकी सृजनशीलता का, उसकी कल्पनाशीलता का, उसकी सौंदर्यशीलता का हरण करते हों, उनको हमारे यहाँ शास्त्रों में उपपातक की या उपपाप की संज्ञा दी गई है। इसलिए महायंत्रों का प्रयोग जो है वो भारत की संस्कृति की दृष्टि से मान्य नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया, उसको पाप की संज्ञा दी गई है। तो विशेष प्रकार की एक अर्थव्यवस्था, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ऐसे समाज को। और ये जो पूरा प्रकल्प हमने आपके सामने रखा, ये हमारा आत्मबोध का प्रश्न, उसके लिए वांग्मय परंपरा, उसका अधिष्ठान समाज और उसकी पोषित करने वाली अर्थव्यवस्था, इसको संरक्षित करने का काम राजनीति का काम है। इसलिए भारत में राजनीति कोई स्वतंत्र विधा नहीं है, उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, उसकी उपकरणात्मक मूल्यवत्ता है। इसलिए राजा को समाज के और धर्म के नियमों में किसी प्रकार का कोई निर्णायक परिवर्तन करने का हमारे अधिकार नहीं है। ये भारतीय राजधर्म की मूल विशेषता है। आप लोग ये लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र जिनको पर्यायवाची मान लेते हैं, इनके भी अपने आप में अलग अर्थ हैं। भारतवर्ष में शब्दों का एक बड़ा ही गहरा अर्थ गर्भित संसार होता है। भारतवर्ष में लोक उसको कहा गया है जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रकाश से प्रकाशित हो। लोक से ही आलोक बना है, प्रकाश। कोई भीड़ हमारे यहाँ, क्राउड हमारे यहाँ लोक नहीं है। और इसलिए ऐसे लोगों का जो तंत्र है वो वस्तुतः वास्तव में लोकतंत्र है भारत की दृष्टि से, है ना। आजकल ये प्राइम मिनिस्टर ने कहीं कह दिया कि भारतवर्ष लोकतंत्र की जननी है। तो अगर कहीं भारतवर्ष में कोई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र इस प्रकार का लोकतंत्र था। वस्तुतः तो भारतवर्ष राजतंत्र की भूमि रहा है और एक से एक प्रतापी राजा रहे हैं। आप लोगों की भूमि तो महारानी अहिल्याबाई देवी की राजधानी रही है। तो भारतवर्ष में कभी भी आप देखेंगे कि कोई पावर सेंट्रिक, कोई पार्टी सेंट्रिक, कोई वोट सेंट्रिक कभी डेमोक्रेसी नहीं रही। तो जो डेमोक्रेसी शब्द है और जो लोकतंत्र है, इस दोनों के बीच के अंतर को हम लोगों को ठीक से समझना चाहिए। इसी प्रकार जो जन शब्द है, जन शब्द के अपने गहरे अर्थ हैं। जन शब्द को परिभाषित करते हुए बद्री शाह, जिनकी चर्चा हम लोग आगे चलेंगे, बद्री शाह कहते हैं कि वे लोग केवल जन हैं जिनका चिति और विराट जागृत होता है। और चिति और विराट की परिभाषा बद्री शाह अपनी पुस्तक दैशिक शास्त्र में कहते हैं। ये मेरा सुझाव होगा आप लोगों को कि जे नंद कुमार जी की इस पुस्तक के अध्ययन के बाद आप लोग बद्री शाह की दैशिक शास्त्र का अध्ययन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बद्री शाह की पुस्तक में जो चिति और विराट की अवधारणा है, इसी से प्रेरित होकर के दीनदयाल जी अपने एकात्म मानववाद के सिद्धांत में चिति और विराट के सिद्धांत को समाहित करते हैं। बद्री शाह इस पुस्तक में लिखते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अपने जन्म के साथ कुछ विशेष लक्षण प्राप्त होते हैं, उसको चिति कहते हैं। और उस राष्ट्र के लोगों में अपनी चिति की रक्षा के लिए जो त्याग और बलिदान का भाव होता है, उसको विराट कहते हैं। जब तक किसी राष्ट्र के लोगों का चिति और विराट जागृत होता है, उस राष्ट्र का उत्थान होता रहता है। और जब उस चिति और विराट में कोई रुग्णता आ जाती है तो राष्ट्र भी वस्तुतः रुग्ण हो जाता है, वो श्रीहीन हो जाता है और दूसरों की भोज्य वस्तु बने रहने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। ये बद्री शाह के शब्द हैं। बद्री शाह को यह पुस्तक अल्मोड़ा में कौशिकी नदी के किनारे रहने वाले एक सोमवारी जी बाबा महाराज थे, उनके प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई थी। इस पुस्तक को उन्होंने लोकमान्य तिलक को समर्पित किया था और गांधी जी को उनकी सम्मति जानने के लिए भेजा था। गांधी जी ने इस पुस्तक के बारे में लिखा कि पहले तो इस पुस्तक के महत्व को मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैंने आद्योपांत इसको पढ़ा तो मेरा यह मानना है कि जहाँ पर भी राजनीति या समाज दर्शन को जिन विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता हो, वहाँ पर इस पुस्तक का पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए।
उन्होंने लिखा है कि अगर आप राजनीति को गीता और उपनिषदों की भाषा में या गीता और उपनिषदों को अगर आप राजनीति की भाषा में पढ़ना चाहें तो आपको दैशिक शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो जन की यह परिभाषा है, और जिसे आप लोग प्रजातंत्र कहते हैं उसमें राजा और प्रजा दोनों धर्माधिष्ठित हैं, जिसे हम लोग आजकल राम राज्य कहते हैं। दोनों अपने धर्म के पालन में इतने कुशल हैं कि दंड की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोसाई जी लिखते हैं कि राम राज्य में दंड केवल यतियों यानी सन्यासियों के हाथ में देखा जाता है, और प्रकृति इतनी अनुकूल है कि मांगे ही वारिद देत जल रामचंद्र के राज, मांगने पर बादल जो है वर्षा कर देते हैं। तो ऐसा समाज है जहाँ पर राजा और प्रजा दोनों धर्मशील हैं। उनके धर्मशील होने के कारण देवता और पितर संतुष्ट हैं, प्रकृति मनोरम और सौम्य है, राजा अपने आप में आश्वस्त है और प्रजा निश्चिंत है। तो ये मूलतः प्रजातंत्र का आधार है, क्योंकि भगवान राम ये याद रखिए कि अपनी समस्त अयोध्यावासी प्रजा की मोक्ष की कामना के साथ राज्य करते हैं। वो जो अभी हमने आपको बताया कि इंक्वायरी बेस्ड वो जो पहला फंडामेंटल सवाल है, उस फंडामेंटल सवाल की विस्मृति भगवान राम कभी अपने जीवन दर्शन में नहीं करते। इसलिए जो राम राज्य का प्रश्न है, राम राज्य का प्रश्न केवल कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, आजकल इसको एक पॉलिटिकल आइडिया की तरह से पेश किया जाता है। राम राज्य का प्रश्न जो है समूचे भारतीय जीवन विधान का स्वरूप है। समूचा भारतीय जीवन विधान कैसा हो, समूचा भारतीय समाज विधान कैसा हो, समूची भारतीय जीवन दृष्टि कैसी है, वो वस्तुतः राम राज्य से प्रतिध्वनित होता है। इसलिए कोई ये मेयर पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये मोटे तौर से जिसे हम लोग भारतीयता कहते हैं, उस भारतीयता की संरचना है, उसका मूल प्रश्न, उसकी वांग्मय परंपरा, उसका अधिष्ठान, उसका पोषक तत्व और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि भारतवर्ष में संविधान वस्तुतः उसको कहा जाएगा जिसके माध्यम से हमको अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बल और वेग की प्राप्ति हो। इस आधार पर हमको अपने संविधान की समीक्षा करनी चाहिए। जो हमारा समम बोनम है, जो हमारा अल्टीमेट पर्पज और गोल है, उसकी सिद्धि में हमको कितना बल और वेग प्राप्त होता है, संविधान उसमें कितना सहायक है, ये वस्तुतः भारतीय अर्थ में संविधान है। और शिक्षा वस्तुतः इस पूरे आदर्श को हमारे जीवन में हम इनकलकेट करने के लिए या अनुशीलित करने का विधान है। इसलिए एक पंक्ति में अगर आप शिक्षा को परिभाषित करें तो भारतवर्ष में शिक्षा वस्तुतः मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है। एक पंक्ति में अगर आप शिक्षा को परिभाषित करें तो ये एक पूरा भारतीयता का परिचय है। अब इसमें 2-3-4 और ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं, इसलिए वो भी दूर हो जाने चाहिए। आप देखेंगे कि भारतीयता की इस पूरी समझ में ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति, इन तीनों का एक सामंजस्य दिखाई देता है। आधुनिक जीवन में ये ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति का ये सामंजस्य भंग हुआ है। तो इसलिए ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति का जो सामंजस्य है और ये जो हायरार्किकल रिलेशनशिप है, ये आपको समूची भारतीय वांग्मय परंपरा में दिखाई देगी। ये भी आप देखेंगे कि जो पूरा प्रकल्प हमने आपके सामने रखा, आत्मबोध के प्रश्न से लेकर के राजनीति के प्रश्न तक, ये या तो एक साथ स्थापित होता है या ये एक साथ विस्थापित होता है। ये संभव नहीं है कि आपका समाज तो बहुत ही सांस्कारिक हो और आपकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न हो, या आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो पारंपरिक हो और आपके सामाजिक विचार बहुत ही अधुनातन हो। ये कंप्लीट पैकेज होता है और उसमें एक ही प्रकार की तासीर होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें या तो एक साथ स्थापित होंगी या ये एक साथ विस्थापित होंगी। ये भी हमको महत्व की बात है, ध्यान में रखना चाहिए। भारतवर्ष में बौद्ध, जैन और लोकायतों की परंपरा भी रही और जिनके माध्यम से हमको तमाम बौद्धिक और तार्किक संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के इतिहास ने दुनिया की दूसरी सभ्यताओं और धर्मों के साथ भी हमारे संबंध को बनाया। वो अच्छे बुरे हर प्रकार के संबंध थे, उससे भी हमको अनुभव प्राप्त हुए। ये भी भारतवर्ष का एक वैशिष्ट्य है। भारतवर्ष में एक अखिल भारतीय व्याप्ति की संत परंपरा रही, और संत परंपरा के बारे में ये बात समझने की आवश्यकता है कि संत एक तरफ जो जीवन का पाखंड है, पाखंड किसको कहते हैं, जो वाचा, मनसा और कर्मणा, मन, वाणी और कर्म की एकता जब भंग होती है तो उसको हमारे यहाँ पाखंड कहा गया है। तो एक तरफ उन्होंने पाखंड के खिलाफ तो हमको चिताया है, हमको फटकारा है, लेकिन दूसरी तरफ संतों के बारे में एक स्वीपिंग रिमार्क पास कर दिया जाता है कि वो भेदभाव को दूर करने आए थे। ये जितने संत थे बहुत ही एनलाइटेंड थे, और आप देखेंगे अधिकांश संतों की परंपरा में समूचे भारतवर्ष में कि एक निर्गुण ब्रह्म से, एक निर्विकल्प ब्रह्म से, एक निर्विशेष ब्रह्म से, एक निराकार ब्रह्म से, एक सगुण, एक साकार, एक सविकल्प और एक सविशेष सृष्टि कैसे होती है, इसका दार्शनिक रहस्य इन सारे संतों को मालूम था। इसलिए वे
अभेद से भेदमूलक सृष्टि को मिटाने नहीं आए थे, बल्कि प्रत्येक भेद में वो अभेद को इंगित कर रहे थे। ये बहुत महत्व की बात है यदि आप संत परंपरा का अवगाहन करें तो। संत भेद को मिटाने नहीं बल्कि समस्त भेद में अभेद को इंगित कर रहे थे। ये संत परंपरा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है और संतों का भारतवर्ष की परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे कि दो चीज़ें भारतवर्ष में एक साथ चलती हैं। एक तरफ ये शास्त्र की परंपरा चलती है जो संप्रदायबद्ध आचार्यों और गुरुओं की परंपरा है, और दूसरी तरफ भारतवर्ष में एक लोक की भी परंपरा चलती है। ये शास्त्र और लोक का भी भारतवर्ष में अन्योन्याश्रित संबंध है। एक तरफ जहाँ शास्त्र लोक को प्रकाशित करता है, वहीं दूसरी तरफ लोक शास्त्र को अभिव्यक्त करता है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट है। ये एक खास बात है। पंडित विद्यानिवास मिश्र का आपने नाम सुना होगा। वो न केवल हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े ललित निबंधकार थे, बल्कि वे संस्कृत साहित्य और शास्त्र परंपरा में भी निष्णात थे। वो लिखते हैं कि भारतवर्ष के समाज की रचना बहुत संश्लिष्ट है। उसमें कितना शास्त्रीय है, कितना लौकिक है, कितना जनपदीय है, कितना नगरीय है, कितना ग्रामीण है, कितना आरण्यक है, कितना जनजातीय है और कितना तांत्रिक है। आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। वो बहुत ही संश्लिष्ट है और उसको आप अलग अलग करने की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि आपने उसको अलग अलग करने की कोशिश की तो कभी भी आप भारतवर्ष के समाज की आत्मा को और उसके स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस संश्लिष्ट स्वरूप को भी समझने की बहुत आवश्यकता है। भारतवर्ष में एक तरफ से जन सामान्य के लिए धर्म की परंपरा है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि धर्म के समानांतर भारतवर्ष में एक अध्यात्म की भी परंपरा चलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे आदि शंकराचार्य हो गए, रमन महर्षि हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, जो ऑलरेडी एलिवेटेड सोल हैं और उनको इस धर्म परंपरा का अतिक्रमण करने की भी छूट रहती है। तो कौन सी बात हमारे यहाँ धर्म के धरातल से कही जा रही है और कौन सी बात हमारे यहाँ अध्यात्म के धरातल से कही जा रही है, अगर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इससे बड़े कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। इसलिए धर्म और अध्यात्म के इस स्तर के भेद को भी हमको समझना चाहिए। बावजूद इसके कि रिलीजियसिटी को हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी का व्हीकल माना गया। रिलीजियोसिटी इज द व्हीकल टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट कल्मिनेशन ऑफ रिलीजियोसिटी। दोनों के बीच एक अंतर संबंध भी है, लेकिन दोनों में स्तर भेद भी है। इस बात को भी हम लोगों को समझ के चलना चाहिए। आप देखेंगे कि समूचा जो भारतीय जीवन दर्शन है वो धर्म के इस भाव से आच्छादित है। कोई भी जो जेन्युइन, जिसको इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन वर्ल्ड व्यू या इंडियन लाइफ व्यू आप कहते हैं, वो आपको धर्म से आच्छादित ही दिखाई देगी। और इसलिए ऐसे मूल्य, ऐसी संवेदनाएं, ऐसे मान्यताएं या ऐसे गुण जो धर्म के इस आच्छादन से बाहर हों, वो आरंभ में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका कोई निर्णायक और स्थायी प्रभाव भारतीय जीवन पर नहीं पड़ता। ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप देखते हैं ना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, ये सारी चीज़ें ये संदर्भहीन विषय हैं। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने साल से प्रयास करने के बावजूद भी कि भारतीय संविधान के उन मूल्यों के बारे में आपके मन में आकर्षण और आदर का भाव हो, इसलिए नहीं वो उत्पन्न हो पाता है क्योंकि उसके पीछे धर्म की सत्ता नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान को जब आप धर्मनिरपेक्ष कह करके उसकी प्रशंसा करते हैं तो अपनी इस प्रशंसा पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ साथ जो भारतीय समाज की रचना है वो धर्माच्छादित होने के साथ साथ उसमें एक अंगांगी संरचना विद्यमान है। जैसे वो एक अंगी है और उसके अलग अलग अंग हैं, और इन अंगों के बीच में, एक अंग और अंगी के बीच में जो सामंजस्य होता है, जैसे हमारे शरीर के अंगों के साथ है, वो भी विद्यमान है। और इसका सबसे अच्छा विवेचन जो है कौटिल्य में आप देखेंगे उनके नीति ग्रंथों में। जब कौटिल्य कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्म, इसका अर्थ बड़ा सीधा आप समझ जाएंगे। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम इंद्रियजय और इंद्रियजयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम। सुख का मूल धर्म है, विलासिता नहीं है। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का पालन आप तभी कर पाएंगे जब तदनुरूप अर्थव्यवस्था होगी। अर्थस्य मूलम राज्य, ऐसी अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। राजस्य मूलम विनय, ये काम वही राज्य कर पाएगा जो विनयशील होगा, जो उदंड नहीं होगा। विनयस्य मूलम इंद्रिय जय, वही राज्य विनयी होगा जिसके केंद्र में जितेंद्रियता का प्रश्न सर्वप्रमुख प्रश्न होगा। और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम, वही इंद्रिय जयी होगा जिसको अपनी परंपरा, अपनी ज्ञान राशि के ऊपर आग्रह होगा, गौरव होगा, उसको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखेगा। यह ऐसा विषय है जिस पर आप कम से कम 6-7 PhD कर सकते हैं। तो इस तरीके से अंगांगी भाव को हमारे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और अगली बात यह है कि समूचा ये जो भारतीय जीवन विधान है ये एक होमोलोगस विधान है। होमोलोगस का मतलब कि उसमें आपको आरंभ से लेकर के अंत तक एक वैचारिक, एक सूत्रता के दर्शन होते हैं।
ये नहीं कि किसी के समाज के बारे में जो विचार हैं, अर्थनीति के बारे में उससे अलग विचार हैं, या मनु के जो विचार हैं उससे भीष्म के विचार अलग हैं, या भीष्म के जो विचार हैं उससे विदुर के आप कामंदक के विचार अलग हैं। इसलिए यदि आप भारतीय राजनीति चिंतन को या भारतीय समाज चिंतन को अगर आप पढ़ें तो अलग अलग विचारकों का अलग अलग विषयों पर फोकस तो हो सकता है, लेकिन तत्वतः उनकी दृष्टि जो है वो एक है। ये जो आधुनिक पाश्चात्य विचारक हैं, उन आधुनिक पाश्चात्य विचारकों की तरह चीज़ें नहीं हैं कि मार्सिलियो किसी और तरीके से सोचता है, बोधा किसी और तरीके से सोचते हैं। मनुष्य की प्रकृति और राज्य की उत्पत्ति के बारे में हॉब्स का अलग विचार है, लॉक का अलग विचार है, रूसो का अलग विचार है, बेंथम अलग तरीके से देखते हैं, मिल अलग तरीके से देखते हैं। ये जो है एक जो हेट्रोलॉगस आइडियोलॉजी है, ये हेट्रोलॉगस आइडियोलॉजी आपको भारतवर्ष में नहीं दिखाई देती। तो उसमें आपको एक वैचारिक एक सूत्रता के भी दर्शन होते हैं, और ये वैचारिक एक शुद्धता आपको हर प्रकार के प्रोफेशन करने वाले लोगों में आपको दिखाई देगी। वो चाहे विद्वान हो, साहित्यकार हो, कलाकार हो, संगीतकार हो, वो चाहे कृषक हो, वो चाहे श्रमिक हो, वो चाहे वणिक हो, वो चाहे सैनिक हो। इसीलिए हमारे यहाँ सभी कर्मों को जो अपने स्वधर्म के अनुरूप प्रतिपादित करते हैं वो सभी वस्तुतः साधक हैं और सभी वस्तुतः योगी हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखेंगे गीता के अंतिम अध्याय में भगवान कहते हैं कि यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान हन्तिन्ह निबध्यते। जो मैं कर रहा हूँ ऐसे मैं का भाव जिसके अंदर नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, वो इस समूचे संसार को मार करके भी न मारता है और नहीं मारने के कर्म से बंधता है। एक सैनिक को उपदेश दे रहे हैं वो, और एक सैनिक को युद्ध भूमि में उपदेश दे रहे हैं और योगस्थ होकर के युद्ध करने का उपदेश दे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था और ऐसा विचार आपको दुनिया की किसी और सभ्यता में देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको भगवत गीता के श्लोक में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वैचारिक एक सूत्रता आपको दिखाई देगी। और इसीलिए 20वीं शताब्दी के एक बड़े तत्वशास्त्री हैं, कला समीक्षक भी हैं, विचारक भी हैं, जिनके ऊपर आजकल मैं काम कर रहा हूँ, आनंद कुमार स्वामी। वो कहते हैं कि भारतवर्ष में वस्तुतः प्रत्येक कार्य को निष्पादित करने वाला व्यक्ति कलाकार है। आर्टिस्ट इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन बट एवरी पर्सन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आर्टिस्ट। ये भारतीयों के बारे में या उनके अपने कार्य व्यवसाय या स्वधर्म के बारे में उनकी मान्यता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में कला क्या है और साहित्य क्या है। कला और कुछ नहीं है, जो तत्व शास्त्र है उसी तत्व की रूपात्मक और रसात्मक अभिव्यक्ति कला के रूप में प्रकट होती है। और वही जो धर्म और दर्शन और तत्व का प्रश्न है, जब वो रस के साथ मिल जाता है तो साहित्य की सृष्टि होती है। तो आप देखिए भारत में तत्व, दर्शन, धर्म, रीत, कला, रस और साहित्य, ये सभी वस्तुतः एक दूसरे में अंतर्गुम्फित हैं। और ये जो उनके अंदर एक अंतर्भूत एकता है, इसी अंतर्भूत एकता के कारण भारतीय जीवन विधान में और भारतीय जीवन दृष्टि में आपको अंतर्भूत एकता दिखाई देती है। और इसी अंतर्भूत एकता के कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच में संवाद और शास्त्रार्थ की गुंजाइश होती है। अगर ये अंतर्भूत एकता ना हो तो कोई संवाद और शास्त्रार्थ की गुंजाइश ही ना हो। किन्हीं बातों की समझ को लेकर के हमारे और आपके बीच में एक अंतर्भूत एकता है, इसलिए हम अपनी बात आपको समझा पा रहे हैं और आप अपनी बात हमको समझा पा रहे हैं। अगर ये अंतर्भूत एकता का तत्व नहीं होता तो कोई संवाद या शास्त्रार्थ की गुंजाइश नहीं होती। ये चीज़ें हमारे यहाँ जड़ और चेतन सभी पे लागू होती हैं, केवल ये जड़ के लिए नहीं है। ये अंतर्भूत एकता आपको प्रत्येक तत्व में दिखाई देती है और ये हर परंपरा में इसको माना गया। एक चाइनीज कहावत ही है, इफ़ यू स्टोन ए मूव यू स्टोन द माउंटेन। अगर आप सृष्टि में एक पत्थर को भी यदि आप विक्षोभित करते हैं तो वस्तुतः आप सृष्टि में विक्षोभ या उपद्रव उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगली बात यह है कि ये जो जानना है, ये सब कुछ हम जो जान रहे हैं, ये जानना केवल जानने के लिए नहीं है बल्कि होने के लिए है। टू नो इज टू बी। इसलिए आपको समूची भारतीय संत परंपरा में, ज्ञान परंपरा में कोई ऐसा आचार्य नहीं दिखाई देगा जो केवल उपदेश करता है और तदनुरूप जीवन नहीं जीता है। ये केवल ये हम लोग आधुनिक बुद्धिजीवी हैं जो केवल उपदेश करते हैं और हमारे उपदेश करने और हमारे जीवन यापन के बीच में कोई अनिवार्य संबंध नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए भी जो आधुनिक बुद्धिजीवी हैं उनको अपने ऊपर विचार करना चाहिए। आखिरी बात जो कही जाती है वो ये है कि भारतीय परंपरा में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसको विद्या निवास जी पलट करके कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको और ठीक से समझना हो भारतीय सभ्यता के चरित्र को तो आपको कहना चाहिए कि भारत में एकता से उद्भूत अनेकता है। डाइवर्सिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिटी। शब्दों के कहने के और प्रयोग करने के क्रम से उनके जो भाव हैं और उनके जो बोध हैं वो बदल जाया करते हैं। ये भाई मोटे तौर से जिसको आप भारतीयता कहते हैं, जो भारतीय जीवन विधान है, उसकी पहचान है। मुझे 2-2.5 साल पहले एक ऐसा प्रस्ताव भी आया था कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक आलेख लिखूं। मैंने उसके लिए पॉइंट्स बनाने शुरू किए। कल मैं समीक्षा जी से बात कर रहा था, उसके पॉइंट बनाते बनाते वो पॉइंट 57 पेज में जाके पूरे हुए।
जब वो 10 पेज के आगे निकलने लगा तभी मुझे लग गया कि अब इस पर लेख तो कोई नहीं हो पाएगा, इस पर कोई किताब हो सकती है। और जब वो 57 पेज के पॉइंट्स हो गए तो मैंने उसको किनारे रख दिया। हमने कहा जब किताब लिखनी होगी तो और इसको इत्मीनान से देखना पड़ेगा। पिछले 2 साल से मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिन विद्वानों की भी बातें सुनता हूँ, जो पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे उन 57 पेज के पॉइंट्स में समाहित नहीं है। तो अभी तक कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट देखने में नहीं आया, आगे ऐसा हो सकता है, तब उस किताब पर आगे कभी काम होगा। मोटे तौर से वो 57 पेज के जो पॉइंट्स थे उनको मैंने संक्षेप में और सूत्रवत आपके सामने 1.5 पेज में रख दिया। ये बात मैं आपको भारतीयता की समझ के रूप में और उसके सातत्य के रूप में बता रहा था, जो परंपरा आज तक विद्यमान है। अब मित्रों, जो अगला पक्ष है इसका कि इसमें अवरोध कैसे उत्पन्न होते हैं, और ये ज़्यादा गंभीर प्रश्न है। एक बौद्धों का ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, और उसमें एक संवाद आता है बौद्ध भिक्षु नागसेन और ग्रीक सेनापति मिनियांडर के बीच में। ग्रीक सेनापति मिनियांडर नागसेन से पूछते हैं कि भिक्षु, किसी भी सभ्यता और संस्कृति को अपने उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। वो 3 बातें बताते हैं। नागसेन कहते हैं कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी एक अविच्छिन्न ज्ञान परंपरा होनी चाहिए, वो भारतवर्ष के पास है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उस ज्ञान परंपरा के ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई आघात प्रतिघात हो तो उसका सम्यक उत्तर देने वाले आधिकारिक आचार्य उसके पास हों, जिसकी हमको तलाश है और जिसके लिए हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा, उन्होंने कहा कि उस सभ्यता के जो संस्कृति और विद्या प्रतिष्ठान हैं, यानी जो उसके मठ और मंदिर हैं, वो सुरक्षित रहने चाहिए। यदि ये 3 चीज़ें होती हैं तो वो सभ्यता और संस्कृति अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इस बात को जानते होंगे कि दुनिया की ऐसी कोई सभ्यता नहीं रही जिसके जीवन में उत्थान और पतन किया उदयावपात के दौर नहीं आए हों। भारतवर्ष के भी इतिहास में ऐसा हुआ। लगभग 1000 वर्ष से हम लोग जिस अधीनता में रहे उससे आप लोग वाकिफ़ हैं। पहले मुस्लिम काल की अधीनता और उसके बाद ब्रिटिश काल की अधीनता। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न का अंतर हमको समझ लेना चाहिए। मुस्लिम काल की अधीनता के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी अप्रिय स्थितियों को देखा और झेला। धर्म परिवर्तन भी कराए गए, हिंसा भी हुई, हमारे पुस्तकालयों को भी जलाया गया, हमारे विश्वविद्यालयों को भी नष्ट किया गया, हमारे मठों मंदिरों को भी तोड़ा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बार बार याद करने का भी मन नहीं करता, इससे मन खराब होता है। ये भी है कि हम लोग सतत संघर्ष भी करते रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठे रहे जो एक तरफा इतिहास हमको बता दिया जाता है। वो संघर्ष भी लगातार जारी रहा, उत्तर में दक्षिण में हर जगह जारी रहा। लेकिन मित्रों, जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि इस पूरे मुस्लिम काल में हम भारतीयों को इतने आतंक और इतने आक्रांताओं के बीच में रहने के बाद भी हमारी अपनी जीवन दृष्टि और जीवन विधान के ऊपर से कभी विश्वास कम नहीं हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा। हमारा जो वर्ल्ड व्यू है या जो हमारे जो जीवन मूल्य हैं उनको लेकर के हमारे मन में कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा हुआ। लेकिन ये जो 150-200 साल का जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहा, इसने ये जो हमारी ज्ञानात्मक अविच्छिन्नता है, इस ज्ञानात्मक अविच्छिन्नता को भंग किया, भाषा के माध्यम से और अपनी विद्या परंपरा के माध्यम से। और इसके लिए समाज विज्ञानों में जिस शब्द का प्रयोग आप लोग करते हैं वो शब्द है आधुनिकता। ये आधुनिकता का मतलब आप लोग अपनी भोली बुद्धि से ये नित्य नवीन और ये रोज का सूर्योदय ये सब आप लोग न लगा लिया करिए। समाज विज्ञानों की भाषा में आधुनिकता अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का विचार प्रवाह है जो 15वीं शताब्दी के बाद यूरोप में पैदा होता है और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के माध्यम से भारतीय पुनर्जागरण में प्रवेश करता है और उसने हमारी आगे की सारी विश्व दृष्टि को प्रभावित किया है। इसलिए कभी भी आप लोग ये पाश्चात्य और आधुनिकता ये 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सावधानी बरतिए। भारत के लिए जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो आधुनिकता है। आप इस बात को देखेंगे, महर्षि अरविंद ने विशेष रूप से इसको उल्लिखित किया है कि जो यूरोपीय पुनर्जागरण है वह वस्तुतः एशियाई पुनर्जागरण का एक, या जो भारतीय पुनर्जागरण है वो भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण का एशियाई संस्करण है। इंडियन रेनेसां इज द एशियन एडिशन ऑफ यूरोपियन रेनेसां। और उन्होंने कहा कि ये जो रेनेसां है, इस रेनेसां काल में, इस पुनर्जागरण काल में हमको बहुत सारी चीज़ों का भान भी हुआ, बहुत सारे हमारे गौरव के चिन्ह भी हम लोगों ने याद किए और बहुत सारी ग्लानि भी हमको हुई। और इसलिए जब ये पुनर्जागरण काल एक प्रकार से समाप्त होता है या हम राजनीतिक रूप से स्वाधीन होते हैं तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि एक क्लांत श्रांत देश, एक थका हारा देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ से वो आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन अपनी दिशा को लेकर के वो दुविधाग्रस्त है, असमंजसग्रस्त है, वो एम्बिवेलेंस का शिकार है। और ये जो दुविधा और असमंजस है मित्रों, ये आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रही है।
ये जो नई शिक्षा नीति हम लोग लेकर के आए, हम लोग कहते हैं कि 36 साल के बाद हम एक नई शिक्षा नीति लेकर के आए, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, उसके हिसाब से अपने हम कोर्स करिकुलम बना रहे हैं। मित्रों, शिक्षा नीतियाँ कोई सड़क और पुल बनाने की नीतियाँ नहीं हुआ करती जो हर 10 साल में टेक्नोलॉजी के साथ बदल जाया करें। ये हमारे उस पूरे के पूरे सनातन राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। और यदि बार बार वास्तव में हमको 36 साल या 40 साल के बाद अपनी शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसका ये भी मतलब है कि हम लोग एक बहुत ही गहरे नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संकट में फंसे हुए हैं। इससे शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में गर्दन छुपाने से काम नहीं चलता। ये जो यथार्थ है, इस यथार्थ को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। वी आर फेसिंग ए वेरी डीप एंड वाइड मॉरल, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज स्पिरिचुअल क्राइसिस। और ये कैसी क्राइसिस है, इस क्राइसिस की व्याख्या करने के लिए एक बड़ी छोटी सी किताब है, विपिन चंद्रपाल की किताब है द सोल ऑफ इंडिया। विपिन चंद्रपाल अपनी इस किताब में, इसको आप 3-4 दिन में आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, अपने एक नौजवान अंग्रेज मित्र को बताते हैं कि जो तत्कालीन भारतवर्ष के लोगों की जो मनोदशा थी, उस मनोदशा को निर्मित करने में किन किन चीज़ों की भूमिका है। और वो कहते हैं कि उसमें 3 चीज़ों की भूमिका है। एक तो जो ब्रिटिश अधिकारी आए भारतवर्ष में, उन्होंने जो प्रोटोकॉल की संस्कृति, नाप तोल की संस्कृति, गणना की संस्कृति, ये सारी जो चीज़ें उन्होंने पैदा की, जो सर्वे किए, जो गजेटियर्स लिखे, तो वो अभी तक हमारे प्रशासनिक तंत्र को आच्छादित किए हुए हैं। समयबद्धता है ना, टाइम कीपिंग, लॉजिस्टिक्स जिनको आजकल आप लोग कहते हैं, सब कुछ वस्तुतः उसी प्रकार की, उसी का प्रभाव है। दूसरा, वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश मिशनरी भारतवर्ष में आए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ, उन्होंने अपनी दृष्टि से भारतवर्ष के देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या करनी शुरू की। और कई बार जो उनकी व्याख्याएं हैं वो हमको बहुत ही असहज कर देती हैं। कभी काली को लेकर के, कभी दुर्गा को लेकर के, कभी हनुमान जी को लेकर के, कभी गणेश जी को लेकर के उनकी जो व्याख्याएं होती कभी कभी अटपटी हो जाती हैं। आज भी आप लोग देखेंगे कभी कभी वेंडी डॉनिगर के माध्यम से या कभी अनन्या वाजपेयी के माध्यम से इस प्रकार की व्याख्याएं आ जाती हैं जो हमको असहज कर देती हैं। तीसरी जो सबसे खास बात है वो यह है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के साथ तमाम पश्चिमी विद्वानों की रुचि भारतवर्ष के बारे में बढ़ी। और उन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति को न समझने के कारण, चूंकि उनका एक अपने खास प्रकार का बौद्धिक गठन था, उसके हिसाब से वो भारतवर्ष की संस्कृति और यहाँ की जीवन दृष्टि को नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने बहुत प्रकार की टिप्पणियाँ की। आप लोग समाज विज्ञानों के विद्यार्थी होंगे, आप लोगों ने बार्कर का नाम, बिलोवी का नाम, डनिंग का नाम, हेगेल का नाम, मार्क्स का नाम, मॉन्टेस्क्यू का नाम सब सुना होगा। कोई ये कहता है कि भारतवर्ष एक गर्म जलवायु का देश है, इसलिए लोकतंत्र यहाँ के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ के लोगों को तो किसी सर्वाधिकारवादी या अथॉरिटेरियन तंत्र में रखा जाना चाहिए। कोई कहता है कि भारतवर्ष में कोई राज्य का सिद्धांत ही नहीं, यहाँ पर राज्य कहाँ से शुरू होता है, समाज कहाँ खत्म होता पता नहीं चलता। भारतवर्ष में कोई प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ही नहीं है, पता नहीं चलता कि यहाँ लॉ कहाँ है, धर्म कहाँ है, नीति कहाँ है, ये सब एक दूसरे में मिले जुले हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि यदि वास्तव में आपको राज्य या कानून या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए अगर आपको जानना है तो आपको पश्चिम का ही मुखापेक्षी होना पड़ेगा। आज तक भारतवर्ष के तमाम बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी राष्ट्र की इतनी बड़ी विरासत है, उस विरासत के ऊपर आप इतने तरीके से आप आक्षेप लगाएं और उसका कोई प्रतिवाद न हो। भारतवर्ष के अंदर से भी इसका प्रतिवाद हुआ। ये जो आरोप भारतवर्ष के ऊपर लगाए गए, इसको ओरिएंटलिस्ट स्कूल कहते हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे, प्राच्यवादी जो विचारक है उनका ये मानना था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारतवर्ष से एक नेशनलिस्ट स्कूल उभरा, एक राष्ट्रवादी, जिसमें पूर्णेंदु नारायण सिंह हैं, उसमें आरजी भंडारकर हैं, उसमें लोकमान्य तिलक हैं, या उसमें आगे चल करके आप लोग ये साल्तेकर को पढ़ते हैं, यूएन घोषाल को पढ़ते हैं, केपी जायसवाल को पढ़ते हैं, है ना, दीक्षितार को पढ़ते हैं। इन सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की। लेकिन कई बार ये होता है कि उत्साहातिरेक में ये लोग ऐसी भी चीज़ों को भारतवर्ष की परंपरा में स्वीकार कर लिए जो या तो थी नहीं भारतवर्ष में उस तरह से, या थी भी तो उनका रूप बिल्कुल अलग प्रकार का था। जैसे इन लोगों ने भी कहना शुरू किया कि नहीं, भारतवर्ष में भी साइंस था, विज्ञान था। भारतवर्ष में अवश्य विज्ञान था, लेकिन उस विज्ञान का स्वरूप बिल्कुल अलग था। भारतवर्ष में भी इतिहास लेखन की परंपरा थी, भारतवर्ष में इतिहास था, लेकिन इतिहास को भारतवर्ष में बिल्कुल अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने उत्साहातिरेक में स्वीकार भी कर ली, जिनकी विवेचना करना बहुत आवश्यक है। आगे चल करके संक्षेप में हम लोग उस पॉइंट पर आएंगे। तीसरा स्कूल इसी समय भारतवर्ष में जब ये विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी, तो सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और मार्क्सियन स्कूल यहाँ पर आधार ग्रहण करता। खास करके बोल्शेविक रिवोल्यूशन के बाद से आप जानते हैं कि एक मार्क्सियन स्कूल भी भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों को आच्छादित किए हुए। सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र, जिसके बारे में एक लखनऊ में बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं, जिनके विचारों की चर्चा मैंने इस पुस्तक में की है, प्रोफेसर ए.के. सरन। वो कहते हैं कि यदि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ना हुई होती, औद्योगिक क्रांति ना हुई होती, तो समाजशास्त्र जैसा विषय ही अस्तित्व में आया होता। औद्योगिक क्रांति के तर्कों को परिपुष्ट करने के लिए समाजशास्त्र जैसा विषय अस्तित्व में आया।
वो कहते हैं कि यदि साम्राज्यवाद ना आया होता तो एंथ्रोपोलॉजी जैसा विषय अस्तित्व में ना आया होता, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में आप केवल रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, पीकिंग मैन, जावा मैन, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की मानवीय जातियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। और कौन अध्ययन करा रहा है? यूरोप का मैन। यूरोप के मैन की कोई एंथ्रोपोलॉजी नहीं है, वो मैन है और आप एंथ्रोपो हैं, मैन की तरह दिखने वाले हैं। इसलिए वो जो उनका तर्क आता है, जिसको वो व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं या सिविलाइजिंग मिशन कहते हैं, उस सिविलाइजिंग मिशन को वस्तुतः एंथ्रोपोलॉजी के ही माध्यम से सहारा मिलता है। इसलिए प्रोफेसर सरन कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो इंडस्ट्रियल साइंस है और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो अपने आप में इंपीरियल साइंस है। इसकी गहरी मीमांसा हुई है, यहाँ उसको करने की अवकाश नहीं है। तीसरा है जो मार्क्सियन स्कूल है, आप जानते ही हैं कि जीवन के जो सारे संबंध हैं वो केवल उत्पादन के साधनों और उनसे निर्मित संबंधों के आधार पर टिके हुए हैं। उसमें किसी भी धर्म की या किसी भी परंपरा की, किसी भी आध्यात्मिकता की, किसी भी दर्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश भी है तो वो सेकेंडरी गुंजाइश है, वो आर्थिक संबंधों के आधार पर आपके सारे संबंध विकसित होते हैं। धर्म, परंपरा, इतिहास और विचार के आधार पर आपके संबंध विकसित नहीं होते। वो जो उसका सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, विद्यार्थियों को इसको पढ़ना चाहिए मार्क्सिज्म को। जिस विद्या से आपको मोर्चा लेना है उस विद्या में आपको पहले ठीक प्रकार से पारंगत होना पड़ता है, आपको निष्णात होना पड़ता है। और इसमें सबसे अच्छे उदाहरण हमारे यहाँ कुमारिल भट्ट हैं। कुमारिल भट्ट को आपको पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से जब उनको बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करना हुआ तो पहले उन्होंने बौद्ध विद्या में निष्णात होना उचित समझा। तो ये 3 स्कूल आए। आज के समय में भारतीय विश्वविद्यालयों का जो भी विद्या विमर्श और सारा जो रिसर्च है वो सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और ये मार्क्सियन, ये जो आइडियोलॉजीज हैं इन्हीं से आच्छादित है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सब कुछ जो आपको पीएचडी में, आपके रिसर्च में, ये जो आपको कोर्स वर्क कराया जाता है जिससे आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, ये सब इसके पीछे आप देखेंगे सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और मार्क्सियन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बार बार आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं और जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही आप अपने ज्ञान के कारण उसमें फंसते चले जाते हैं। अब ये चीज़ें और जटिल और उलझी हुई होती चली जा रही हैं। इन सारे स्कूल्स के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतवर्ष में एक और स्कूल साथ साथ चल रहा था जिसको न केवल भारतवर्ष की स्वतंत्रता की चिंता थी बल्कि उसको ये भी चिंता थी कि स्वतंत्र होने के बाद भारतवर्ष की दिशा क्या होगी। उसमें वो लोग हैं जिनकी चर्चा भी हमने इस किताब में विस्तार से की है। उसमें आनंद कुमार स्वामी का नाम है, उसमें गांधी का नाम है, उसमें केसी भट्टाचार्य का नाम है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, उसमें बद्री शाह का नाम है, उसमें श्री अरविंद का नाम है और उसमें दीनदयाल जी उपाध्याय का नाम है। इनके माध्यम से आप इससे बाहर आ सकते हैं। जो 2 चीज़ें जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया भारतीय परंपरा को समझने में, वो आधुनिकता और आधुनिकता से जनित विज्ञान और इतिहास की धारणाएं हैं। अगर इस पूरी आधुनिकता को, जिसे आप लोग एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसके 3 सूत्र माने गए, प्रोग्रेस, साइंस और नेचर, इसके आधार पर जो एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, जिसे आप लोग ज्ञानोदय की परंपरा कहते हैं, अगर आप देखें तो इसके 4 पास्टुलेट्स हैं। एक पास्टुलेट जिसको आप कहते हैं कि लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसी लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने, उदारवादी पूंजीवादी दर्शन ने सबसे पहले औद्योगिकरण किया, फिर मैकेनाइजेशन किया, फिर ऑटोमेशन किया और इस समय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक चली आई है। पहले किस तरीके से मनुष्य को भौतिक रूप से इस पूरे आर्थिक रचना से बाहर किया गया और अब मनुष्य को मानसिक रूप से भी इस आर्थिक रचना से बाहर किया जा रहा है, जिसकी चर्चा तमाम विचारकों ने की है। और इसीलिए इस प्रकार की सभ्यता की आलोचना गांधी अपने हिंद स्वराज में करते हैं 1909 में, और वो कहते हैं कि जिधर ये सभ्यता जा रही है, यदि आप इसके प्रवाह से थोड़ा भी अपने आप को अलग करके देखें तो सीधे सीधे आपको दिखाई देगा कि सभ्यता आपको विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए गांधी आधुनिक सभ्यता की जो चकाचौंध है उसको 9 डेज वंडर कहते हैं, 4 दिन की चांदनी कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी इसीलिए आधुनिक सभ्यता के बारे में कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ए मर्डरस सिविलाइजेशन विदाउट एनी कंसाइंस एंड आइडियल्स। आधुनिक सभ्यता एक हत्यारी सभ्यता है जिसके न कोई संवेदना है और न इसके कोई आदर्श है। इसी के लिए आप देखेंगे तमाम ऐसे विचारक, आनंद कुमार स्वामी के साथ साथ उसमें रेने गेनो जैसा विचारक आता है, उसमें सैयद हुसैन नस्र जैसे विचारक आते हैं जो आधुनिक सभ्यता की गहरी मीमांसा करते हैं। ऐसे भी कुछ विचारक हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वो भारतीय विचारक भी हैं और वो विदेशी विचारक भी हैं। हाना अरेंट एक 20वीं शताब्दी की बड़ी विचारक हैं और वो कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वो वस्तुतः आत्मा की गहरी अंधियारी रात है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। इसी को रस्किन जैसा विचारक है जो कहता है कि इंडस्ट्री विदाउट आर्ट इज ब्रुटैलिटी। अगर ऐसा आप उद्योग कोई लगाते हैं जिसमें कला के लिए कोई स्थान नहीं है तो बर्बरता है। समीक्षा जी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है रस्किन का, जिसको आनंद कुमार स्वामी अपनी किताब आर्ट एंड स्वदेशी में कोट करते हैं। इसी सभ्यता के लिए
या इसी प्रकार की सभ्यता के लिए प्लेटो कभी किस जमाने में उसने कहा कि बिकमिंग द स्लेव ऑफ मैनी मैड मास्टर्स, बहुत सारी विकृत दुरात्माओं का दास होना, जिस स्थिति में हम लोग फंस चुके हैं। तो ये जो आधुनिक सभ्यता, इस आधुनिक सभ्यता से निकलने के भी बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, जिसमें कुछ किताबें हैं, विद्यार्थी अगर चाहें तो नोट कर लें, बाद में इन किताबों को हम समीक्षा जी को भेज देंगे, उनसे आप लोग शेयर कर सकते हैं। प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र की किताब है मैन एंड नेचर, और इस किताब में वो बहुत विस्तार से बताते हैं कि जो ये आधुनिकता और आधुनिकता की जो सबसे बड़ी वाग्देवी है विज्ञान, उस विज्ञान की क्या विसंगतियाँ हैं, जिसे आजकल आप लोग इन्वायरमेंट की क्राइसिस कहते हैं, उसको प्रोफेसर नस्र कहते हैं कि द क्राइसिस विच इज रिफ्लेक्टेड आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर स्पिरिचुअल क्राइसिस। जो हमारी आंतरिक आध्यात्मिक रुग्णता है वो वस्तुतः हमको बाहर पर्यावरण के नष्ट होने के रूप में या पर्यावरण के संकट के रूप में दिखाई देती है। एक फ्रेंच विचारक है, कभी आप उसको पढ़िए, वो लगता है कि कोई पूर्व जन्म का ऋषि रहा होगा, रेने ग्वेनो ने साइंस की इस पद्धति पर विचार किया और उसकी 2 किताबें हैं। एक उसकी किताब है द क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और उस किताब का 4था चैप्टर आप देखिए, सेक्रेड एंड प्रोफेन। गीता प्रेस से जो कल्याण छपता है, कल्याण का 24वें वर्ष का विशेषांक जो हिंदू संस्कृति अंक है आपके पास होना चाहिए, उसमें इसका हिंदी अनुवाद भी छपा है विद्या और विज्ञान के। उसमें आप देखेंगे, जिसे हम लोग बार बार कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान के साथ भारतीय परंपरा का तारतम्य बिठा करके चलें, ये कतई असंभव है, ये एपिस्टेमोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है, इसके लिए आपको इन दिनों किताबों को देखना चाहिए बहुत विस्तार से। और अगर आप देखना चाहें तो आपको जॉन हरमन रेंडल की किताब मेकिंग ऑफ द मॉडर्न माइंड को देखना चाहिए। ये ऐसी किताबें हैं जो आधुनिक विज्ञान की विसंगतियों को हमारे सामने खोलती हैं। कैसे आधुनिक विज्ञान जो है वो चीज़ों को पहले टुकड़ों में बांटता है और टुकड़ों को संयोजित करके फिर उसका वो एक असंभव चित्र बनाने की कोशिश करता है, जिस साइंस में आप लोग पॉजिटिविज्म या रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथोडोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान का अहंकार इतना है, अनंततावादी अहंकार, एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस है कि इस विज्ञान की पद्धति के अतिरिक्त यदि किसी भी पद्धति से आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया तो आधुनिक विज्ञान उसका संज्ञान नहीं लेता। वो कहता है कि आपको इसी पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी उसकी कॉग्निजेंस ली जाएगी। तो इसमें एक अनन्यतावादी अहंकार भी आपको दिखाई देता है। और तीसरा, मॉडर्न साइंस की जो प्रॉब्लम है, जो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी, अनंत संशोधनीयता। वो हमेशा अपनी चीज़ों को संशोधित करने के नाम पर बदलता चला जाता है, और उस बदलने के क्रम में वो कितना मानवीय जीवन का नुकसान करता है। अगर आप मेडिकल साइंस के जानकार हों और मेडिकल साइंस के फील्ड में अगर आप खास करके मेडिसिन के क्षेत्र का अध्ययन करें तो आपको इसका अंदाज हो जाएगा। तो ये मॉडर्न साइंस, और उसके साथ ये जो सेकुलर वर्ल्ड व्यू है, ये जो अर्बनाइजेशन है, इन चीज़ों ने, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने, जो आधुनिकता की प्रत्यय हैं, उसके बेसिक पास्टुलेट्स हैं, और उन्होंने भारतीय जीवन दृष्टि के बीच में अवरोध करने की कोशिश की। इसलिए इस प्रश्न को आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए। समाज विज्ञानों के मामले में, इतिहास के मामलों में जिस प्रकार की दृष्टि आपको दी जा रही है वो इतिहास की सम्यक दृष्टि नहीं है, विज्ञान की भी वो सम्यक दृष्टि नहीं है। विज्ञान की अगर सम्यक दृष्टि को आपको देखना हो तो जो किताबें हमने आपको बताई, इसके साथ साथ आपको महर्षि अरविंद की रेनेसां इन इंडिया पढ़ना चाहिए। और महर्षि अरविंद लिखते हैं कि भारतीयों ने चीज़ों की जब तहकीकात करनी शुरू की तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आध्यात्मिक केंद्र का विस्मरण नहीं किया, जिसे आप लोग ज्ञान और विज्ञान कहते हैं। भारतीय विज्ञान के केंद्र में ब्रह्म तत्व की मीमांसा विद्यमान है। इसलिए उस केंद्र से जब हम बाहर की ओर बढ़ते हैं तो वो विधि हमारे यहाँ विज्ञान की विधि है, और उस बाहर की विधि से जब हम केंद्र की तरफ आते हैं तो हमारे यहाँ ज्ञान की विधि है। जो ज्ञान और विज्ञान, जिससे आप लोग आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि कहते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, वस्तुतः इसका महर्षि अरविंद ने अपनी किताब में बहुत अच्छा चित्रण किया है। हिंदी के एक बहुत बड़े आचार्य हुए आचार्य रामनाथ सुमन, उसको वो सेंट्रीपिटल मोमेंट और सेंट्रीफ्यूगल मोमेंट के माध्यम से भी आधुनिक विज्ञान की विसंगति की चर्चा करते हैं। आधुनिक इतिहास जिस तरीके से हमको मिसगाइड कर रहा है, इसकी चर्चा तो पश्चिम के ही विचारकों ने की है। ओस्वाल्ड स्पेंगलर की किताब आपको पढ़नी चाहिए, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। इसी तरीके से आप लोगों को आर्ची कॉलिंगवुड की किताब को पढ़ना चाहिए, आइडिया ऑफ हिस्ट्री। और इसी तरीके से एरिक वॉगलिन की 5 वॉल्यूम में किताब है, ऑर्डर इन हिस्ट्री। वो बताते हैं कि इतिहास का सम्यक स्वरूप क्या है। केवल तथ्यों का अन्वेषण करना या तथ्यों के आधार पर आप इतिहास को नहीं बना सकते, क्योंकि तथ्यों के आधार पर तो भारत के इतिहास में राम भी हुए और रावण भी हुए, पितृभक्त बालक भी हुए और पितृद्रोही बालक भी हुए। तो उसके आधार पर आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। भारत में इतिहास को सम्यक रूप से परिभाषित करते हुए कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम यथावृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। वो जो कि उपदेश के रूप में, कथाओं के रूप में आपके चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला है, वो वस्तुतः इतिहास है।
तो इस तरीके से जो विज्ञान और इतिहास के रूप में जिस आधुनिकता ने हमारी विचार दृष्टि में खलल पैदा किया, उसमें अवरोध पैदा किया, उसकी समीक्षा भारतवर्ष से अधिक तमाम पश्चिमी विचारकों ने किया है। इसलिए पश्चिमी विचारकों से हमने आपसे इसीलिए कहा कि आधुनिक और पाश्चात्य में भेद करना सीखिए। ऐसे बहुत सारे पश्चिमी विचारक हैं जिन्होंने हमसे और आपसे ज़्यादा एनलाइटेंड तरीके से और गहराई से जाकर के आधुनिकता की इन विसंगतियों की चर्चा की है। भारतवर्ष में अगर आप इनको देखना चाहें तो हमने आपको बताया ही, आप महात्मा गांधी के हिंद स्वराज को पढ़िए, छोटी सी किताब है, सुबह पढ़ना शुरू करेंगे तो आप शाम को ख़त्म कर लेंगे। गांधी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं भारतीय इतिहास में जिनकी विलक्षण अंतर्दृष्टि है ज्ञान मीमांसा के मामले में। सही और गलत को समझने की विलक्षण अंतर्दृष्टि है। जो ठीक समझते हैं उसको कहने का प्रतिम साहस उनके अंदर है, और जिसको कहते हैं उसका प्रयोग करने का भी अदम्य जिजीविषा उनके अंदर है। और उनके आप हिंद स्वराज को पढ़िए। आधुनिक पाश्चात्य समाज की जितनी आत्ममुग्धकारी उपलब्धियां थीं, गांधी उन सभी को ज्ञान मीमांसात्मक रूप से एक झटके में खारिज कर देते हैं। आनंद कुमार स्वामी का मैंने नाम लिया। उनकी 3 प्रकार की रचनाएं हैं, कला शास्त्री, तत्वशास्त्री और समाजार्थिक रचनाएं। आप मुख्य रूप से उनकी किताब 1909 की द एसेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को पढ़िए, उनकी किताब अब आर्ट इन स्वदेशी को पढ़िए, और उनकी किताब अब स्पिरिचुअल अथॉरिटी इन टेम्पोरल पावर को पढ़िए। आपकी आंखें खुल जाएंगे कि भारतवर्ष क्या है। अपनी किताब के प्राकथन में लिखते हैं कुमार स्वामी कि नेशंस आर मेड नॉट बाई ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस बट बाई पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स। राष्ट्रों का निर्माण कोई व्यापारियों और राजनेताओं से नहीं होता, बल्कि वो संस्कृति कर्मियों और धर्म कर्मियों से होता है। ये आनंद कुमार स्वामी का वक्तव्य है। इसी तरीके से आप आगे चलें तो आप केसी भट्टाचार्य का एक निबंध है, स्वराज इन आइडिया, जो उन्होंने हुगली कॉलेज के अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिया था। आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, 15-20 पेज का है वो। जो एमलगमेशन की प्रॉब्लम है, प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है कि हम कितना युगानुकूल हों, कितना देशानुकूल हैं, इस प्रश्न को उस समय 20 और 21 के दौर में केसी भट्टाचार्य सॉल्व करते हैं। उस निबंध को आपको पढ़ना चाहिए। आजकल केसी भट्टाचार्य की बहुत चर्चा है। महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर के 16 और 17 में भारत, यूरोप और अमेरिका में कुछ दिए गए भाषण हैं जो नेशनलिज्म के नाम से प्रकाशित हैं। उनको भी आपको पढ़ना चाहिए कि नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का वास्तविक स्वरूप क्या है। और उसके बाद मैंने आपको नाम लिया बद्री शाह का। बद्री शाह की पुस्तक तो अवश्य रूप से आपको पढ़नी चाहिए, आप लोगों को उसका पारायण करना चाहिए। उसी समय, जिस समय महर्षि अरविंद का समय था, विलियम आर्चर नाम के एक अंग्रेज ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सभ्य है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत की सभ्यता को प्रश्नांकित करते हैं। महर्षि अरविंद ने विलियम आर्चर के इस सवाल का जवाब देते हुए एक किताब लिखी जिसका टाइटल है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मौजूद है। जो हमने आपको अभी भारतीयता का लक्षण गिनाए ना, कि उसका एक अपना केंद्रीय प्रश्न है, उसका एक अपना वांग्मय परंपरा है, उसमें धर्म अध्यात्म रीत की परंपरा है, उसका एक अधिष्ठान समाज है, उसकी एक अर्थ नीति है कला कौशल युक्त, और उसमें राजनीति और शासन की व्यवस्था है। इसका सबसे व्यवस्थित अगर आप प्रतिपादन देखेंगे तो महर्षि अरविंद की इस किताब में आपको मिलेगा द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, या भारतीय संस्कृति के आधार। ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। और आखिरी विचारक जिनको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से इस प्रश्न पर विचार किया, वो दीनदयाल उपाध्याय के वो 4 भाषण हैं जो उन्होंने अप्रैल 65 में बम्बई में दिए, जिसके आधार पर हम लोग उनके एकात्म मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। किसी भी रिसर्च स्कॉलर को और किसी भी रिसर्च गाइड को दीनदयाल जी के वो भाषण जरूर पढ़ने चाहिए कि किसी भी विषय की ऐतिहासिक और दार्शनिक समीक्षा कैसे की जाती है, कैसे एक व्यवस्थित रूप से किसी विषय को रखा जाता है, और कैसे उसकी जो तात्कालिक प्रासंगिकता होती है उसको स्थापित किया जाता है। ये किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए और किसी भी रिसर्च गाइड के लिए अपने आप में पढ़ने योग्य चीज़ें हैं। तो ये कुछ ऐसा कंटेंट है जिसके आधार पर हम अपनी विचार दृष्टि बना सकते हैं। आप लोग संघ से संबंधित हैं तो आप लोगों को विशेष रूप से माननीय सुरेश सोनी जी को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को माननीय रंगाहरि जी को पढ़ना चाहिए, और इधर आपके प्रज्ञा प्रवाह में जे नंद कुमार जी हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं से भी आप लोगों को प्रकाश प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, ये जो अवरोध है, इस अवरोध को जब तक कंटेंट के स्तर पर, पैराडाइम के स्तर पर और पर्सपेक्टिव के स्तर पर, जब तक अपनी विषय वस्तु के स्तर पर, जब तक दृष्टि के स्तर पर हम लोग परिमार्जित नहीं करते, तब तक इस अवरोध से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें 150 बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही निष्प्रिय, निसंग लोगों की आवश्यकता है, जिनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग यदि जाकर के 25-30 साल प्रयास करें, तब जाकर के इस अवरोध से, या ये जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा, आधुनिक समाज विज्ञानों के द्वारा, है ना, आधुनिक इतिहास के द्वारा जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, उसकी विसंगति को हम समझ पाएंगे।
ओस्वाल्ड स्पेंगलर लिखते ही हैं कि यूरोप अपनी मध्यकालीन परंपरा से जब दूर होता गया और उसके सामने आइडेंटिटी क्राइसिस आई, तो उस आइडेंटिटी क्राइसिस को दोबारा से रिगेन करने के लिए उन लोगों ने तमाम प्रकार की विचारधाराओं को औचित्य प्रदान किया। जितनी विचारधाराएं आप पढ़ते हैं समाज विज्ञानों में, वो लिबरलिज्म हो, लिबर्टेरियनिज्म हो, नियो लिबरलिज्म हो, सोशलिज्म हो, ईस्टर्न सोशलिज्म हो, वेस्टर्न सोशलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, पोस्ट मार्क्सिज्म हो, न्यू लेफ्ट हो, है ना, ये सबाल्टर्निज्म हो, या आपका मॉडर्न नेशनलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, है ना, इको फेमिनिज्म हो, ये जितने आप ये अवधारणाएं पढ़ते हैं, ये सभी वस्तुतः मनुष्य और मनुष्य के समाज के बारे में या तो विकृत या भ्रमित या आधी अधूरी मान्यताओं पर आधारित हैं। इसलिए इन सब की बहुत ही गहरी समीक्षा और बहुत ही मनोयोग से इनको समझने की आवश्यकता है, जिसको आलोचना की भाषा में इंटरनल क्रिटिक कहते हैं। अगर आप इनकी इंटरनल क्रिटिक करें तो इनकी जो आंतरिक विसंगतियां हैं वो स्वतः आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, और जब तक आप इनके अंदर प्रवेश करके इनकी आंतरिक विसंगतियों की आप समीक्षा नहीं करते, तब तक इनके इस मायाजाल से आप निकल नहीं पाएंगे। इसलिए मित्रों, ये इतना आसान काम भी नहीं है। उस किताब में मैंने ऐसे कुछ संकेत केवल देने की कोशिश की, उन संकेतों को मैंने एक सवा घंटे के भाषण में आपके सामने रखने की कोशिश की कि कैसे आप समझें और इस समस्या की गंभीरता को आप कैसे समझें। मैं लखनऊ से हूँ, तो आखिर में 2 पंक्तियाँ सुना करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक ये शेर है, उसमें 2 शब्द हैं, हर एक चिराग से हर तीरगी नहीं मिटती। तीरगी का मतलब होता है अंधकार, और आगे एक शब्द आएगा अश्क। अश्क का मतलब होता है आंसू। तो हर एक चिराग से हर तीरगी नहीं मिटती, चिरागे अश्क जलाओ बहुत उदास है रात। धन्यवाद।